हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। फर्स्ट टॉपिक लिया था, थोड़ा सा इंट्रो लिया, चैप्टर में क्या क्या आएगा, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट की थी जिसमें पहला टॉपिक आया अपना आवेश। किसी भी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण वह क्या करेगा, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, जैसे आकर्षण है। ठीक है, उसी टॉपिक में उसी क्लास के अंदर हमने आवेश के कुछ गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आवेश की प्रॉपर्टीज, आवेश के जो और कुछ गुणधर्म उनके बारे में समझते हैं। तो देखें, अगर आप आवेश की बात करें जो कि अपना चार्ज है, ये दो टाइप का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि भैया दो टाइप से चार्ज को आप डिफरेंशिएट कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस। इसको कहते हैं आवेश की ध्रुवता, पोलैरिटी। अगर आपसे ध्रुवता के बारे में पूछा जाए, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि आवेश कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ध्रुवता आवेश की दो तरीके से होती है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि आवेश की ध्रुवता बताइए। ध्रुवता का मतलब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो आपको बताना है। क्लियर? अब इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होता है जिसकी बात करते हैं। तो उसी टाइम पीरियड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने किए अलग अलग, और ये ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, जो धनावेश और धनावेश है और जो ऋण आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ऐसा कहा जा सकता है और कहते हैं समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कह दिया आपने? समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो अपने पास में पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर हो या नेगेटिव पॉजिटिव का पेयर हो, इनके बीच में क्या होगा? तो ये असमान आवेश है ना, असमान। एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। तो असमान आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। किसको आकर्षित करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसको आप Q1 कह दो और इसको Q2 कह दो। दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन। और दोनों, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इनको असमान या विपरीत आवेश भी कहा जाता है। ये क्या करेंगे? ये रिपेल नहीं करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। चालक जो पदार्थ हैं उनकी बात करते हैं। चालक का मतलब वो जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है। मान लो कि अपने पास में एक चालक है, मेटेलिक रॉड है, धातु की एक छड़ है, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया प्लस का 10 कूलाम आवेश। तो वो सारा आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा ऐसे। चालक क्या होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने को मिल सकते हैं, उनको चालक कहा जाता है। जो Ag है, सिल्वर, वो अच्छा भी मतलब सबसे बढ़िया चालक होता है। इसके बाद कॉपर आता है और दूसरे चालक आ जाते हैं, लेकिन आप Ag यूज में नहीं लेते, कॉस्टली होता है, इसलिए कॉपर यूज में लिया जाता है। तो चालक को दिया गया आवेश कहां जाएगा? जो भी आप इसको आवेश देंगे ना, वो इसकी सतह पर फैल जाता है, सतह पर वितरित हो जाता है। और ये जो हुआ इसके साथ में कि सारा आवेश सतह पर फैल गया, इसको आप कहते हैं स्किन इफेक्ट, त्वचिक प्रभाव। एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है
स्किन इफेक्ट क्या होगा? एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बिजली के जो भी तार चल रहे हैं, इन पे रबड़ की ऊपर से कवरिंग होती है, इंसुलेशन होता है। मान लो रबड़ नहीं लगा हुआ, तार कहीं खुला है और आपने हाथ लगाया तो आपको करंट आ जाएगा। क्यों? सारा आवेश सतह के ऊपर है, सतह के ऊपर जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको करंट लगेगा। करना नहीं है, ऐसा समझने के हिसाब से है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा आवेश, चालक जो भी होगा, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो कर सकता है, सारा आवेश चार्ज पर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुचालक की। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। कुचालक में क्या होता है? बद्ध आवेश होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर मूव नहीं कर सकते। अगर आप इसको इस वे से समझे, इनको डिटेल में भी कुछ ऐसी यूनिट आएगी जहां पढ़ेंगे। सरफेस का इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, या उस ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो आप एनर्जी देकर उसे सेपरेट कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता वो बद्ध आवेश, बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी कुचालक है और मैंने इसको क्या किया, प्लस का 10 कूलाम आवेश इसको भी दिया, सारा आवेश कहां चला जाएगा? इसके आयतन में अंदर जाके वितरित हो जाएगा। तो दिया गया आवेश कहां चला जाता है? आयतन में वितरित हो जाता है, अंदर चला जाएगा, सरफेस पे नहीं बैठेगा। इसमें चालक में वो सरफेस पे बैठा रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है चालक और कुचालक के अंदर। किसके रिलेशन में? आवेश के रिलेशन में। चालक को आवेश दीजिए सतह पर रहेगा, कुचालक को दीजिए तो उसके आयतन में चला जाएगा। क्लियर? चलो और आगे और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक टॉपिक लेते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है कि आवेश का द्रव्यमान से क्या रिलेशन है। देखिए, आवेश देना या लेना इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वस्तु को आप धनावेशित कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और ऋण आवेशित कर रहे हैं मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो पॉइंट मेरा ये है कि सपोज दैट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास में मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो उसका द्रव्यमान उसके साथ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन गया तो द्रव्यमान भी गया, तो द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान है ही नहीं, मास लेस, द्रव्यमान रहित कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आवेश भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो पॉइंट ये है अपना कि द्रव्यमान नहीं है, अगर मैटर ही नहीं है, द्रव्यमान मतलब मैटर ही नहीं है वस्तु के पास में कुछ, तो द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं होता। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा, विपरीत हमेशा सही भी नहीं होगा। मतलब कि आवेश नहीं है तो द्रव्यमान भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उदासीन वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, निरावेशित है, तो भी उनके पास द्रव्यमान रहता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश का अस्तित्व ही नहीं होगा। ये अपना पॉइंट है यहां समझाने का। जैसे एक बात करते हैं अपन, एक पार्टिकल है फोटोन, फोटोन की बात करते हैं। ठीक है, फोटोन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, सन से जो मिलते हैं उनको फोटोन कहते हैं, और ये हमेशा गतिशील होगा। अगर विराम अवस्था में होगा तो ये जीरो बन जाएगा, इसका द्रव्यमान नहीं रहेगा, तो इस पे कोई आवेश नहीं होता। आवेश क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका विराम द्रव्यमान शून्य है। विराम द्रव्यमान शून्य है, मतलब अगर फोटोन विराम अवस्था में आ गया, गति नहीं कर रहा है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। द्रव्यमान जीरो, तो उसमें कोई आवेश नहीं रह सकता। इसलिए फोटोन के पास में कोई भी आवेश नहीं होता।
ये ऊर्जा का एक कण है, इसके पास ऊर्जा जरूर रहती है। ठीक है, अब देखें कि अगर वस्तुओं को आप आवेशित करते हैं, फोटोन के बारे में आगे और पढ़ेंगे डिटेल में अपन, आवेश गति का क्या प्रभाव पड़ता है उन सब के बारे में भी बात करेंगे। एक रिलेशन है फोटोन से रिलेटेड, m इक्वल्स टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m जो है ये गतिशील द्रव्यमान होता है, m नॉट जो है ये विराम द्रव्यमान है, और v जो है इसकी चाल है, और c जो है वो प्रकाश की चाल है, लाइट की स्पीड है। तो इस वजह से मास चेंज होता है। अगर विराम अवस्था में आ गया तो विराम द्रव्यमान m0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोटोन कभी विराम अवस्था में नहीं होगा, अगर विराम अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान 0 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, वस्तुओं को आप धनावेशित कीजिए या ऋणावेशित कीजिए, उनके द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो मैंने पॉइंट लिया, धन आवेशित करने पर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। कैसे, देखें, एक कंडक्टर था और मान लिया कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन बैठे थे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो क्या प्रभाव पड़ा इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन रह गए और 10 प्रोटॉन रह गए। अभी इसका कुल आवेश कितना है, प्लस का 10e माइनस का 10e 0 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है, ध्रुवता अलग अलग होती है, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यहां पे Q कुल कितना आ जाएगा, देखो 10 प्लस का और माइनस का 2, सॉरी नॉट 2, 8, कितना आ गया इस पे कुल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन जितना प्लस का चार्ज आ गया। इसका द्रव्यमान पहले m था, अब मान लो इसका द्रव्यमान m डैश बन गया। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन गया तो अपना द्रव्यमान साथ लेके जाएगा, छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकले तो द्रव्यमान में क्या डिफरेंस आ जाएगा, पहले द्रव्यमान m था, अब द्रव्यमान m डैश हो गया इसका। पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, अब तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। तो धन आवेशित करने पर जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, घटने लगता है, कम होने लगता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकले वैसे वैसे द्रव्यमान कम हो जाएगा। धनावेशित हुआ था, अब ऋणावेशित करते हैं और देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। करो भाई, ऋणावेशित करो। अपने पास में एक कंडक्टर था, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अभी द्रव्यमान m है इसका। Q कुल कितना था, पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, Q कुल कितना है, 0। अब क्या बन गया, देखो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 ही प्रोटॉन रह गए, तो Q कुल क्या बन गया इसके लिए, 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन जितना इस पे चार्ज आ गया, तो ये ऋणावेशित हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए इसने, ऋणावेश बढ़ गया। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो साथ में द्रव्यमान भी तो आया, इसका द्रव्यमान था m, इसका था m डैश। इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, तो पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो द्रव्यमान भी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो पहले द्रव्यमान था m,
अब बन गया m डैश, इस बार m डैश क्या होगा, ज्यादा होगा, नया द्रव्यमान ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, द्रव्यमान क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो ये पॉइंट है अपना कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आवेशित कैसे हो जाएगी और द्रव्यमान पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? चले आगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं कि आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवेश के आने का। देखिए, जब आप नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि एक गुब्बारा है अपने पास, इसको भी हटा दीजिए, आकार पर आवेश का प्रभाव। सपोज दैट कि कोई बलून है अपने पास, कोई गुब्बारा है और इसको इलेक्ट्रॉन आप या कोई इसी तरीके से चार्ज देते हैं, ठीक है, यहां से मान लो मैंने इसको दिया धनावेश, दिया मैंने इसको पॉजिटिव आवेश दिया, तो ये पॉजिटिव आवेश क्या होगा कि इसके दीवारों पर, सतह पर फैलने लग जाएगा, इस वजह से कुछ चार्ज जो यहां से आप दे रहे थे, तो ये जो धन आवेश है ये क्या करेगा, आपने पढ़ा है धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना, प्रतिकर्षित। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका आकार क्या होता जाएगा, आकार में वृद्धि हो जाएगी। ये काम होता है जब आप गुब्बारे को धनावेश या नेगेटिव चार्ज, कैसा भी आप चार्ज दें तो रिपेल करेगा, तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसका। तो ये आवेश का द्रव्यमान पर और वस्तु के आकार पर अपन ने क्या पढ़ लिया, प्रभाव पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब आप सेकेंड बुक की बात करेंगे, सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, तो उसमें एक पॉइंट आएगा, जब सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। टॉपिक है अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें क्या रहता है कि अपने पास एक मेटल की सरफेस रहती है, धातु की सतह होती है, और इस पर आप क्या करते हैं, इस वजह से H न्यू, इसको पढ़ेंगे अपन, ऊर्जा का प्रकाश डालते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा था उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टीन की एक इक्वेशन के थ्रू उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो जब इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ गया तो सतह कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर आते सतह क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सतह अपनी धन आवेशित। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को या वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। इसको डिटेल में उस यूनिट में पढ़ेंगे सेकेंड बुक के अंदर। चलिए, और चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है अपने पास विशिष्ट आवेश अनुपात, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, SCR। ऑब्जेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, बीटा माइनस, ये सारे कण होते हैं। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए आप एक रेशियो लेकर चलते हैं जो
Q बाय M का अनुपात होता है, इसको आप कहते हैं SCR, विशिष्ट आवेश अनुपात। SCR से ही आप इसको लिखेंगे। किसी भी कण का आवेश अगर आपको पता है और उसका द्रव्यमान पता है तो उसका इस अनुपात आप निकाल लीजिए और अलग अलग कणों को आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं पहले अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, SCR, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो उसके लिए SCR क्या बनेगा, देखें, प्रोटॉन का चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन मास बदल जाएगा, होगा ऐसा। मैंने ले लिया अल्फा कण। अल्फा कण जो है ये 2He4 हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। इसमें दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं अंदर। तो इसके लिए SCR निकालने के लिए देखिए पहले इसका चार्ज निकालते हैं। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है जो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि दो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा नहीं। अल्फा पार्टिकल का मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम लिया जाता है, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आप उसको ऐसा लिखते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के लिए SCR क्या आ गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है E तो ये बन गया 2E अपॉन में 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल आउट हुआ 2E बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2। जो भी प्रोटॉन का SCR होगा उसका हाफ कर दीजिए, वो आपके अल्फा पार्टिकल का SCR स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बन जाएगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, प्रोटॉन के लिए देखा, न्यूट्रॉन, अल्फा के लिए देखा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, उसको भी क्यों नाराज करें, उसको भी पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन के लिए क्या बनेगा, Q बाई M। तो न्यूट्रॉन के लिए Q क्या होता है, 0 होता है, तो इसके लिए जो SCR है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका कोई विशिष्ट जो है वो आवेश अनुपात नहीं होता। इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, अल्फा एक बीटा प्लस निकलता है, बीटा माइनस निकलता है, इन सबको वर्गीकृत करने में, इन सबको डिफरेंशिएट करने में। आई बात समझ में? तो ये है आपका विशिष्ट आवेश अनुपात, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। हर वस्तु कण का द्रव्यमान अलग होगा, आवेश अलग होगा, तो उसके लिए आप ये निकाल के उनको डिफरेंशिएट, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इस विशिष्ट आवेश अनुपात पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टॉपिक लेते हैं S, द्रव्यमान का नहीं, गति का। SCR पर आवेश की गति का प्रभाव। तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण जो होता है वो अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये मार्कर है, ये आवेशित है, ये विराम अवस्था में है, इस पे कोई चार्ज है Q। अब ये मोशन कर रहा है तो भी इसका चार्ज जो है वो Q ही रहेगा। तो इसमें ये लिख सकते हैं कण, आवेश ना लिखें, कण लिखें, गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोई चार्ज Q है, ये विराम अवस्था में है या फिर ये गति कर रहा है, Q क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, और द्रव्यमान पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आप कहते हैं आवेश की
निश्चरता, जिसको इस रिलेशन से आप शो करते हैं m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसको समझते हैं, देखें क्या है, इसको क्लियर करते हैं। नोट कर लेना कि ऊर्जा देकर भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं और वो सतह जो है वो अपनी धनावेशित हो जाती है। देखें क्या है, अगर अपना जो कण है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अगर अपना कण जो है वो विराम अवस्था गति कर रहा है, विराम अवस्था में नहीं है, तो द्रव्यमान बदलेगा और उसका आवेश नियत रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि वस्तु विराम है तो v क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0, तो ये सारा क्या हो गया 1 हो गया। तो m बराबर मेरे पास यहां से आ गया m नॉट रूट में 1 माइनस 0 बटा सी स्क्वायर, ये टर्म हो गई 0, बच गया अब सिर्फ 1, तो मेरे पास आ गया m बराबर m नॉट। विराम अवस्था में द्रव्यमान विराम द्रव्यमान के बराबर होगा। यदि कण प्रकाश की चाल से जाए, गति करे, तो क्या होगा, देखो m इक्वल्स टू m नॉट, v बन जाएगा c, 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा m0 अपॉन में 1 माइनस 1 0 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, है ना, अपरिभाषित। आप उसके द्रव्यमान का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जैसे मैं बात करूं अगर फोटोन के लिए, फोटोन पढ़ा था ना, तो फोटोन के लिए m0 होता है, उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है, और उसके लिए चाल भी जो है वो प्रकाश की चाल जितनी होती है। तो इसमें क्या बन जाएगा 0 बटा 0, उसका द्रव्यमान अपरिभाषित होता है। 0 बटा 0 मैथ्स में अपरिभाषित होता है। तो गति अगर कर रहा है तो द्रव्यमान अनंत बन जाएगा, और फोटोन के केस में तो उसका द्रव्यमान अपरिभाषित रह जाएगा। फोटोन का द्रव्यमान होता ही नहीं, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब कण की गति का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट यही समझते हैं, Q बाय M। अगर वो विराम अवस्था में है, M चेंज नहीं होगा, M बराबर M नॉट है, नियत है, तो Q बाई M में क्या आएगा, ये भी नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर अपना कण गति कर रहा है, गतिशील अवस्था में है, तो v कोई ना कोई वेग होगा उसके पास, तो द्रव्यमान क्या होगा उसका, बढ़ता जाएगा, और Q बाई M क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इफेक्ट होता है किसका, गति का Q बाई M पर SCR के ऊपर। क्लियर है इतना? चले आगे। चलिए अब आवेश की और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आवेश अगर अपना स्थिर है तो वो क्या प्रभाव डालेगा, नियत वेग से जा रहा है तो क्या प्रभाव डालेगा, और त्वरित अगर हो रहा है तो क्या प्रभाव डालेगा। तो अपना आ गया आवेश। 3 कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन में ये मान लिया कि जो अपना चार्ज पार्टिकल है वो विराम अवस्था में है, रेस्ट पे है, कोई उसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में वो पार्टिकल क्या करता है, अपने अराउंड, अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्टिव फील्ड बनाता है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल अनुभव करता है। उस फील्ड को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये जो चार्ज पार्टिकल Q है अपना, चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अराउंड एक इफेक्टिव फील्ड, प्रभावी क्षेत्र बन जाता है,
जिस पर दूसरा चार्ज पार्टिकल बल अनुभव करता है, उसको आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अगर अपना चार्ज पार्टिकल नियत वेग से गतिशील है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास वेलोसिटी है और वो कंटिन्यूसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से लिखेंगे आप, तो वो कण क्या करेगा? जैसे मान लो एक कंडीशन हमने ली कि अपने पास कंडक्टर वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज क्या करेगा? अपने अराउंड विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, साथ में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर आप यहां पे चुंबकीय सुई रख देते हैं, एक साइंटिस्ट थे आपके और स्टेट, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये बताया था कि जब धारा प्रवाहित हो रही है और आप उसके पास चुंबकीय सुई रख दें, तो सुई क्या होती है? एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो इसका मतलब, और चुंबकीय सुई के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का ही प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्षेत्र का नहीं पड़ पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके अराउंड कोई ना कोई ऐसा एक फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो इस पर प्रभाव डाल रहा है। तो आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, जब वो नियत वेग से जा रहा है। तो तीसरी कंडीशन में अगर वो त्वरित आवेश है, मतलब कोई अंदाजा नहीं है, वेग कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो आवेश जो है अगर त्वरण शो कर रहा है, त्वरित गति शो कर रहा है, एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है, तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र तो बनाता ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडिएशन, विकिरण उत्सर्जित करता है। ये काम करने लग गया अब अपना आवेश। तो तीन पार्ट क्या क्या हुए? एक विराम अवस्था में था, एक वो नियत वेग से जा रहा था, और एक वो एक्सेलरेट हो रहा था, त्वरित होके जा रहा था। विराम अवस्था में सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, नियत वेग से गया, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र बनाएगा, और अगर एक्सेलरेट हुआ है, त्वरित हुआ है, तो वो साथ में विकिरण, रेडिएशन भी उत्सर्जित करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। आपने केमिस्ट्री में 11th में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था। उसी परमाणु संरचना में आपने कुछ परमाणु मॉडल के बारे में पढ़े थे, जिन्होंने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु मॉडल दिए थे। उसमें एक साइंटिस्ट थे आपके रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इनकी एक कमी थी मॉडल की। कमी ये थी कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो वो लगातार, देखो चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन जो है वो त्वरित गति होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, क्योंकि वेग की दिशा हर बार बदलती है। 11th में पढ़ा आपने। तो त्वरित गति करेगा तो रेडिएशन, विकिरण उत्सर्जित करेगा, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होगी, वो घूमता हुआ आके न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो है वो घुस जाएगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा, उनके मॉडल से कंक्लूजन निकला कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये नाभिक है और यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन है, जो इस वजह से मोशन करता हुआ अंदर आ जाएगा। सर्कुलर मोशन है, त्वरित गति के अंदर आती है, क्योंकि वेलोसिटी, वेग की दिशा बदल रही है हर बार। तो ये क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा, इससे विकिरण निकलती जाएगी ऐसे, और लास्ट में आके ये इस नाभिक के अंदर समा जाएगा। ये रदरफोर्ड के मॉडल की एक कमी निकल के आती है। लेकिन ये बेस किस पे थी? त्वरित गति हो रही थी, विकिरण उत्सर्जित हुई, ऊर्जा कम होते होते आगे खत्म हो गया वो कहां पे? नाभिक के अंदर। तो ये आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इस क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू।